हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंदर आज एक कमाल के सेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच में कमाल का मैं टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है हाउ टू अप्रोच या फिर हाउ टू इनवाइट। साथियों, बात किया जाए इस सेशन के बारे में तो आप जिस बिजनेस में आज आप काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर में आप समय दे रहे हैं, इस सेक्टर में कामयाब होने के लिए जो आज का सेशन है आपको बहुत ही मदद करेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस सेशन के बारे में तो बहुत हमारे साथी होंगे जो आज इस सेशन में पहली बार बैठे होंगे। उनको लग रहा होगा क्या मुझे मेरी इतनी उम्र हो गई, क्या मुझे बातचीत करने नहीं आता है? तो मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहूंगा, जितना खूबसूरत, जितना लाजवाब बात आप कर लेते हैं उससे ज्यादा लाजवाब कोई और नहीं कर पाता है। लेकिन कहा गया है कि हर जगह पर, हर सेक्टर में, हर काम में एक बात करने का एक अलग अलग अंदाजा होता है, एक अलग अलग अनुभव होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं अगर आपको समझाऊं तो आपने देखा होगा एक पुलिस वाले को, उसको ट्रेंड किया गया है, वो जब भी किसी चोर से, किसी बदमाश से मिलता है तो गाली के साथ, सोटे के साथ वह मिलता है, क्योंकि उसको ट्रेंड किया गया है, उसको ट्रेनिंग दिया गया है। आपने देखा होगा एक दुकानदार को, उसके दुकान पे कितना ग्राहक क्यों ना आ जाए, क्या वो कभी दुकानदार आपसे बोलता है कि मैं आपको सामान नहीं दूंगा? कभी नहीं। वो आपसे सिर्फ एक ही बातें बोलता है कि बस भैया जी, बस अंकल जी, बस इनको सामान देने के बाद बस 2 मिनट में मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि उस दुकानदार को मालूम है कि जो मेरा फ्यूचर है वह इन ग्राहक से ही है। अगर और मैं आगे समझाने का प्रयास करूं अगर आपको, तो आपने देखा होगा एक टीटी वाले को, अगर एक टीटी वाला किसी बिना विदाउट टिकट का किसी को पकड़ लेता है तो आप कितना भी सिफारिश करें, कितना भी रिक्वेस्ट करें कि मैंने गलती से नहीं किया, मुझे लेट हो रहा था, लेकिन वो आपको पनिशमेंट देगा तो देगा, क्योंकि उसको ट्रेंड किया गया है। तो साथियों, हर जगह पर, हर क्षेत्र में एक बात करने का अलग अलग अनुभव, एक अलग अलग तरीका होता है। और हाउ टू अप्रोच मतलब दोस्तों, अप्रोच का मीन्स होता है अपनी बातों से सामने वाले को आकर्षित कर लेना, सामने वाले को अपनी बातों से संतुष्ट कर लेना, वही अप्रोच कहलाता है। और अप्रोच कोई नया शब्द नहीं है, अप्रोच पूरी दुनिया कर रही है, बस अप्रोच करने का अलग अलग अपना तरीका है। अगर बात की जाए अप्रोच के बारे में, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर किसी इंस्टीट्यूट में आप कोचिंग कर रहे थे और आप अच्छा नंबरों से पास हुए। आपके समाज में आपके दोस्त यार लोगों ने पूछा, यार आप कहाँ पे कोचिंग कर रहे थे? और आपने बोला क्या, हम फलाने सर के पास कोचिंग कर रहे थे, और वह जाकर वहां पे एडमिशन लिया। अप्रोच आपने किया और प्रॉफिट किसको हुआ? उस टीचर को। उसी प्रकार से आप मार्केट से एक कमाल का शर्ट लेकर आए और शर्ट बहुत ही खूबसूरत था। आपके दोस्त यार आपसे पूछे, यार शर्ट तो बहुत ही कमाल का है, ये आप कहाँ से लेकर आए? और आपने बोला कि मैंने फलाने की दुकान से लेकर आया, और लोग वहां पर गए, वहां से शर्ट लिए। अप्रोच आपने किया, लेकिन प्रॉफिट किसको हुआ? उस दुकानदार को हुआ। तो अप्रोच कोई नया शब्द नहीं है, अप्रोच पूरी दुनिया कर रही है। कोई गर्मा गर्मा समोसा बोल के, तो कोई पानी बतासा लेकर, तो कोई फल लेकर, तो कोई मिठाई लेकर, पूरी दुनिया अप्रोच कर रही है। बस करने का तरीका अलग अलग है। फर्क बस इतना है कि जो बाहर का जो अप्रोच है वो हम तब तक करेंगे तभी तक हमको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप अप्रोच बाहर में बंद कर देंगे, शटर की दुकान बंद कर देंगे, तो आपकी इनकम, आपकी आमदनी आना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर वही अप्रोच अगर आप इस इंडस्ट्री में, इस प्रोफेशन में अगर आप तरीके से समझ गए, सीख गए, अगर आपको करने अगर आ गया तो आपको हमेशा बेनिफिट देगा। तो आइए मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में जब कोई एक नया मेहमान आता है तो उसको 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है। जी हाँ साथियों, 5 स्टेप से। जो पहला है वो है अप्रोच, दूसरा सेमिनार, तीसरा क्लोजिंग, चौथा फॉलो अप और 5वां सेल। दोस्तों ये 5 स्टेप है जिससे बारी बारी करके एक नया गेस्ट वो सेल में कन्वर्ट होता है। दोस्तों मैं बात करूं इन 5 स्टेप में से, इन 5 स्टेप में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पहला अप्रोच। यानी कि कहा भी गया है किसी भी जगह पर, किसी भी काम में अगर आपका पहला अगर कदम सही है तो आने वाला हर एक कदम सही रहेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने अप्रोच को सही कर लिया तो बाकी का जो स्टेप है वह ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगर आपका अप्रोच अगर सही है तो सिंपल सी बात है कि आपका गेस्ट आएगा।
और जब आपका गेस्ट आएगा तो आप उसको सेमिनार दिखाएंगे, उसको अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, समझाएंगे। उस बिजनेस को दिखाने और समझने के बाद अगर उसके मन में कोई सस्पेंस है, कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो फिर उसका आप क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग का मतलब होता है समझाना, और जो क्लोजिंग होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला क्लोजिंग होता है सेल्फ क्लोजिंग और दूसरा होता है सीनियर क्लोजिंग। पहला क्लोजिंग आपको खुद से करना है, क्योंकि जो आपका मेहमान है, जो आपका गेस्ट है, वह आपको जानता है, आप पे भरोसा करके आया है। जब आपसे संतुष्ट नहीं हो पाता है तो आप अपने सीनियर से मिलाइए, और जब वो संतुष्ट हो जाता है और काम को शुरुआत कर लेता है तो दोस्तों अगला बारी आती है फॉलो अप। अगर आपने फॉलोअप अगर अच्छा से किया, देख रेख अच्छा से किया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन अच्छे से उसका ध्यान दिया, तो फिर वही गेस्ट आपका आगे सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले जो सही करने की जो जरूरत है वह अप्रोच को। तो आइए अप्रोच को सही करने के लिए मैं कुछ स्टेप पे मैं बातें करूंगा 1 बाय 1 करके, और आप समझने का प्रयास करिएगा। किसी भी गेस्ट को अप्रोच करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए उसमें जो पहले जो पॉइंट है वो है कि हमें किसी भी गेस्ट को अप्रोच करने से पहले हमें अपने आप पर, अपने कंपनी पर, अपने सीनियर पर हमें 100% विश्वास होना चाहिए। जी हाँ साथियों, अगर आपको अपने काम पे भरोसा नहीं है, अपने सीनियर पे भरोसा नहीं है, अगर आप अधूरे मन से किसी काम को करेंगे, तो कहा गया है कि आधा जानकारी अधूरा विश्वास हमेशा जानलेवा होता है, हमेशा खतरनाक साबित होता है। अगर आप अधूरे मन से, अधूरे विश्वास से आप काम करते हैं तो कभी सफलता आपको नहीं मिलती है। तो सबसे पहले आपको अपने काम पर 100% विश्वास रखना होगा। एग्जाम्पल 4, मान लीजिए कि मेरे पास 200 रुपए है और आप हमसे मांग करें 500 रुपए का, तो क्या मैं आपको दे सकता हूं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ 200 रुपए है, इसलिए मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रोफेशन में आज आप हैं, जो कॉन्फिडेंस, जो भरोसा आपको अपने काम पर होगा, वही सामने वाले के पास भी जाएगा। तो सबसे पहले इस काम को शुरुआत करने से पहले इस काम के बारे में भरोसा इकट्ठा करिए, जानकारी लीजिए, समय दीजिए। समय लगेगा कोई बात नहीं है, लेकिन काम को तब तक शुरुआत आप मत करिए जब तक आपको 100% भरोसा ना आ जाए। आइए भरोसा कैसे आता है, एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यह स्टोरी है 2 दोस्तों का। बचपन के 2 दोस्त होते हैं लंगोटिया, जिनमें से एक दोस्त का नाम होता है मिस्टर राम और दूसरे का नाम होता है मिस्टर हेमंत। मिस्टर राम और मिस्टर हेमंत दोनों बचपन के दोस्त होते हैं, जिनमें से जो मिस्टर राम होते हैं उनका अपना खुद का एक धागे का फैक्ट्री होता है, और जो मिस्टर हेमंत होते हैं वो बाहर की दुनिया में जाकर दिल्ली जैसे शहर में वो काम कर रहे होते हैं। एक समय की बात होती है कि मिस्टर हेमंत घर पे आए रहते हैं और उनकी मुलाकात उनके अपने दोस्त राम से होती है। तो राम से मुलाकात होने के बाद मिस्टर हेमंत अपने दोस्त के सामने एक बात पेश करते हैं। उनका अपना खुद का बेटा होता है जिसकी उम्र 18 से 20 साल हो चुकी होती है। तो मिस्टर हेमंत अपने दोस्त राम से बोलते हैं कि दोस्त, अगर आप मेरा एक सहयोग करते तो बहुत मेहरबानी आपका होता। मिस्टर राम बोलता है बताइए। तो मिस्टर हेमंत बोलता है कि मेरा बेटा एक है और मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को आप अपने फैक्ट्री में काम लगवा दो। इस बात को सुनने के बाद जो मिस्टर राम होते हैं वो कुछ पल सोचते हैं कि मेरे दोस्त का बेटा अगर मेरे फैक्ट्री में काम करेगा एक नौकर के तरीके से, एक मजदूर के तरीके से, तो शायद मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो कुछ पल सोचने के बाद मिस्टर हेमंत से बोलते हैं कि हेमंत, जो मैं बोलने के लिए जा रहा हूं आपसे, क्या उसको मानोगे आप? तो हेमंत बोलते हैं ऑफकोर्स, आप बताइए। तो मिस्टर राम बोलते हैं अगर आप अपने बेटे से काम ही करवाना चाहते हो तो क्या अपने बेटे के ऊपर आप 2 से 3 लाख रुपया खर्चा कर सकते हो? मिस्टर हेमंत का सवाल होता है ये किस लिए? तो मिस्टर राम बोलते हैं अगर आप अपने बेटे के ऊपर 2 से 3 लाख रुपया खर्चा कर सकते हो तो जैसे आज मैं खुद का अपना धागे का फैक्ट्री चलवा रहा हूं, तुम्हारे भी बेटे का मैं लगवा दूंगा। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या मिस्टर हेमंत वहां पे पैसे लगाने के लिए तैयार हुए होंगे? बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि मिस्टर राम की बातों में, मिस्टर राम की आंखों में हेमंत को विश्वास दिखाई दिया कि अगर मेरा खुद का दोस्त अपना फैक्ट्री चला सकता है तो मेरे बेटे का भी लगवा सकता है। बात वहां पे 2-3 लाख नहीं, अगर बात 5-10 लाख की भी आएगी तो मिस्टर हेमंत लगाने के लिए तैयार होंगे। अगर यही विश्वास, यही भरोसा अगर आपको जिस दिन अपने काम पर आ गया,
आपको मैं यकीन दिलाता हूं, अगर जो विश्वास मिस्टर राम को था अपने प्रति, अपने काम के प्रति, वही विश्वास अगर आपको अपने प्रति आ गया, अपने काम के प्रति अगर आ गया कि हाँ मैं जिसको मौका दे रहा हूं, अगर वो व्यक्ति यहां से चाह दिया तो अपनी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, लोग लाखों रुपया लेके तैयार होंगे आपके साथ काम को शुरुआत करने के लिए। आइए जानते हैं दूसरे स्टेप के बारे में। हमें किसी भी गेस्ट को अप्रोच करते समय हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड हाई होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि हम किसी को कुछ दे रहे हैं, ना कि उससे ले रहे हैं। आपने देखा होगा एक टेम्पल में एक पुजारी भी अगर प्रसाद भी देता है तो उसका हाथ हमेशा कहाँ होता है? ऊपर, और लेने वाला हाथ कहाँ होता है? नीचे। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अगर 5,000 का भी काम लगवाता है तो उस व्यक्ति की सोच होती है कि मैं उसको जो बोलूं वो मेरी बातें माने, हमेशा मुझे सलाम ठोके, मुझे बोझ समझे। सिर्फ 5,000 का काम लगवाता है तो उसकी सोच ये होती है। और आप जिस व्यक्ति को आप ये ऑफर देने जा रहे हैं, यह अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे हैं, यह एक ऐसा मौका है, एक ऐसा चांस है जहां से अगर व्यक्ति अगर चाह दिया और श्रद्धा के साथ सीख समझ के अगर ईमानदारी से काम कर दिया तो सिर्फ वो अपने सपने को पूरा नहीं करेगा साथियों, अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार के सपनों को पूरा करेगा और आने वाली कई जनरेशन की लाइफ को सुधार देगा। क्या आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए? हमने देखा है बहुत सारे साथियों को अप्रोच करते समय, गेस्ट को इनवाइट करते समय लोग रिक्वेस्ट करता है। अगर गेस्ट बोला कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो हम सिफारिश करते हैं, कोई बात नहीं है, आप मेरे लिए आ जाओ, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। वो बोलता है कि नहीं मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। अब फिर वहां पर हम रिक्वेस्ट करते हैं, कोई बात नहीं अभी नहीं आ पाएंगे तो आप कल आ जाइएगा। अब वो व्यक्ति कल भी नहीं आता है। जब हम फोन करते हैं भाई क्यों, वो बोलता है कि यार ऐसा है कि मेरा भैंस चोरी हो गया था और जिसके चक्कर में मैं नहीं आ पाया। तो आप उससे फिर बोलते हैं कोई बात नहीं है लेकिन आप कल पक्का आ जाइएगा। और जब वो कल भी नहीं आता है और जब हम फोन करते हैं तो क्या बोलता है कि जो भैंस हमारी चोरी हुई थी वो मिल गई थी, तो उसी का हमने जश्न, उसका पार्टी हमने मनाने लगा था, जिसकी वजह से हम नहीं आ पाए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप रिक्वेस्ट न करें, क्योंकि आप उसको कुछ दे रहे हैं, उससे ले नहीं रहे हैं। आज की डेट में मैं पूछना चाहूंगा, आज की डेट में कौन किसी का भलाई चाहता है? आप ही उसको काम भी लगवा रहे हैं, आप भी उसको काम बता रहे हैं और आप ही उससे सिफारिश भी कर रहे हैं, आप ही बार बार फोन भी कर रहे हैं। आज के डेट में कोई किसी का भलाई नहीं चाहता है। वो सामने वाले को लगता है यार क्या बात है यार, इतना मेरे लिए सिफारिश कर रहा है, मेरे लिए परेशान है, बार बार फोन कर रहा है, लग रहा दाल में कुछ काला है क्या, और उसको डाउट होने लगता है। तो ये बिजनेस जो है ये सिफारिश करने वाला नहीं है। एटीट्यूड के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में आप किसी को ऑफर दें, क्योंकि एक ऐसा रास्ता देने के लिए जा रहे हैं जहां से अगर वो चाह देगा तो पूरी अपनी जिंदगी बदल के रख सकता है। तो हमेशा अप्रोच करते समय आप एटीट्यूड में, कॉन्फिडेंस के साथ में, नजरिया को हाई करके आप किसी को इस ऑफर के बारे में आप किसी को इनवाइट करें। दोस्तों आइए इसी लाइन में जो तीसरा स्टेप है दोस्तों, वो बहुत ही कमाल का स्टेप है कि हमें किसी भी गेस्ट को अप्रोच करने से पहले हमारे पास देने का कला होना चाहिए। देना भी एक कला है साथियों। आइए इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को। एक लाला होते हैं जो आपने सुना ही होगा। लाला एक होते हैं जो बहुत ही कंजूस होते हैं, और एक समय की बात होती है कि वो लाला कहीं पे जा रहे होते हैं और अचानक वो लाला एक दलदल में गिर जाता है, और उसको जो लोग होते हैं जो देखते हैं उसको निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन लाला इतना कंजूस होता है साथियों कि अगर चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो मक्खी को निकाल कर उस चाय को पीने वाले थे। मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझिएगा। उस लाला को बार बार लोग प्रयास करता है निकालने के लिए, लेकिन जो लाला होता है अपना हाथ देने के लिए तैयारी नहीं होता है, और वो दलदल में फंसता हुआ ही जा रहा था, फंसता हुआ ही जा रहा था। बहुत लोगों ने प्रयास किया लेकिन नहीं निकला। एक सज्जन पुरुष थे, हमारे आपके जैसे, हमारी डायरेक्ट सेलिंग से थे। वो अपने काम के तलाश में कहीं जा ही रहे थे, लेकिन जब देखा उन्होंने वहां पर काफी सारे पब्लिक को, तो वो भी गए वहां पर। लोगों से पूछे क्या बात है, लोगों ने बताया एक लाला है जो गिरा हुआ है, लेकिन उसको प्रयास करने के बावजूद भी अपना हाथ देने के लिए तैयारी नहीं है। वो सज्जन जाते हैं और जाने के बाद बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, तनिक हमको भी देखने दीजिए। और वहां पे जाने के बाद बोलते हैं कि लाला जी लीजिए हमारा हाथ। इस बात को सुनने के बाद वो लाला बहुत ही खुश होता है कि अभी से कोई मिला है अपना हाथ देने के लिए।
और जैसे वो लाला हाथ को पकड़ता है, वो सज्जन पुरुष झटका मारते हैं और उस इंसान को बाहर कर देते हैं। इस बात से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, देना भी एक कला है। घुमाना दो तरीके से होता है, झूठ बोलना दो तरीके से होता है। एक झूठ बोलकर किसी की जिंदगी हम बर्बाद करते हैं और एक हल्का से झूठ बोल देने की वजह से किसी की जिंदगी बन जाती है, किसी की जिंदगी बच जाती है। तो किसी को हल्का से झूठ बोल देने से जिंदगी अगर बच जाती है तो झूठ नहीं कहलाता है। किसी को हल्का से घुमा देने से उसकी जिंदगी में कुछ बेहतर हो जाता है तो उसको घुमाना नहीं बोलते हैं। आप सभी में से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि यार यहाँ पे तो घुमाया जाता है, यहाँ पे तो झूठ बोला जाता है, यहाँ पे तो इस तरीके से बोल के बुलाया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जितने भी लोग इस प्रोफेशन में आज टिके हुए हैं और काम को कर रहे हैं, जो आपका अप्लायंस है, आपका भाई होगा, आपका रिलेशन का होगा, आपका कोई दोस्त होगा, अगर वो आपसे ये बोला होता कि मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, आइए आप भी यहाँ पर काम को शुरुआत करिए, काम बहुत ही शानदार है और यहाँ से महीने का 50,000 और लाखों भी कमाएंगे, आप में से कितना लोगों को भरोसा होता? कितने लोग आज इस बिजनेस में कर रहे होते? नहीं दोस्तों, आपको भरोसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज तक आपके परिवार में, आपके खानदान में, आपकी उम्र का कोई महीने का 50,000 और लाख नहीं कमा रहा है और आपको भरोसा नहीं होता। आपको लगता है कि झूठ बोल रहा है। इसलिए अगर हल्का से अगर आपको तरीका दिया गया होगा कि आइए ये बहुत ही शानदार काम है, अच्छे से काम कर देंगे तो आराम से महीने का 20,000 कमाएंगे, आपको भरोसा हुआ और आप यहाँ पर आए, क्या आपको 50,000 1 लाख मिलेगा तो आप नहीं लेंगे? लेंगे। इसलिए दोस्तों बात किया जाए, एक तरीका होता है किसी भी जगह पर किसी भी काम को करने में, तो उसी प्रकार से बात किया जाए। आते हैं एक छोटा से एग्जाम्पल में और आपके बीच में पेश करता हूं। ये एग्जाम्पल है दो दोस्तों का, जिनमें से एक का नाम होता है मिस्टर रामलाल और दूसरे का नाम होता है मिस्टर श्यामलाल। ये दोनों बहुत ही प्रिय, बहुत ही घनिष्ठ मित्र होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि जो मिस्टर रामलाल होते हैं वो एक राजा के खेत में वो किसानी का कार्य कर रहे होते हैं और जो मिस्टर श्यामलाल होते हैं वो बाहर की दुनिया में जाकर कहीं पे काम कर रहे होते हैं। एक समय की बात होती है कि मिस्टर रामलाल राजा के खेत में हल चला रहे होते हैं और अचानक उनका जो हल होता है एक धातु से टकरा जाता है, लेकिन वो मिस्टर रामलाल उस पर फोकस नहीं करते हैं। लेकिन जब उनका हल उस धातु से जब दोबारा टकरा जाता है वो फिर भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जैसे उनका हल उस धातु से तीसरा बार टकराता है तो उनको लगता है उस धातु को निकाल देना चाहिए, वरना मेरा हल खराब हो सकता है, टूट सकता है। और जैसे मिस्टर रामलाल उस धातु को वहां से हटाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे अर्थात एक सोने की खान होती है। मिस्टर रामलाल बहुत ही ईमानदार होते हैं। उनको ये लगता है कि अगर एक खेत है राजा का तो सोना भी होगा राजा का, और वह तुरंत उस खेत से निकलकर राजा की तरफ, राजा के घर की तरफ निकल जाते हैं बताने के लिए। तभी जो उनकी वाइफ होती हैं वह घर से उनको नाश्ता लेके आ रही होती हैं। अगर आप किसान परिवार से हैं, अगर आप गांव से संबंध रखते हैं और खेतों में काम किए होंगे तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि हमारे घर से नाश्ता पानी आता है अगर हमको काम करने में अगर लेट हो जाता है या काम ज़्यादा खेतों में रहता है तो। उसी प्रकार से जो उनकी वाइफ होती हैं उनको नाश्ता लेके आ रही होती हैं और मिस्टर रामलाल बहुत ही तेजी के साथ जा रहे होते हैं उस राजा के घर बताने के लिए। तो उनकी वाइफ को ये लगता है कि लग रहा है कि आज नाश्ता लाने में मैं लेट कर गया हूं और 2-4 हाथ आज मिल जाएगा। लेकिन मिस्टर जो रामलाल होते हैं अपने वाइफ से बिना कुछ बोले वो निकल के आगे बढ़ते चले जाते हैं। तब उनकी वाइफ को लगता है कि आखिर बात क्या होती है, क्या हो सकती है, और वहां पे वो आवाज मारती हैं, ये जी सुनते हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? तब मिस्टर रामलाल बोलते हैं कि राजा के खेत में सोना निकला है और मैं राजा को बताने के लिए जा रहा हूं। इस बात को सुनने के बाद उनकी वाइफ जो होती है वो बोलती हैं कि वो सोना है कि मिट्टी है इसकी परख आपको नहीं है, आइए पहले हमको चलिए दिखाइए कि वो क्या है। और जैसे मिस्टर रामलाल वहां पर लेकर जाते हैं और दिखाते हैं तो सच में सोना होता है। तो उनकी जो वाइफ होती हैं वो बोलती हैं कि जो राजा है वो तो पहले से ही राजा है, अगर कुछ सोना अगर हम ले लें तो हमारा गरीबी दूर हो जाएगा। और दोस्तों जितना हो सकता है लोग सोना लेता है, लेकिन फिर भी सोना खत्म नहीं होता, क्योंकि वो तो खदान होती है, अपने आसपास अपने खास को सबको लोग देते हैं, लेकिन फिर भी खत्म नहीं होता है। उसके बाद में उनकी वाइफ का ध्यान जाता है जो मिस्टर रामलाल के जो दोस्त श्यामलाल होते हैं जो बाहर में काम कर रहे होते हैं। उनकी वाइफ बोलती हैं कि जो आपका दोस्त है काफी समय से बाहर में काम कर रहा है, अगर कुछ सोना अगर उसको भी दे दिया जाए तो उसकी भी गरीबी दूर हो जाएगी। इस बात को सुनने के बाद मिस्टर रामलाल अपने दोस्त को एक खत लिखते हैं
की सेवा में मेरे प्रिय दोस्त श्यामलाल को मालूम कि मेरे घर पे सोने की खान निकली है और आप पहला ट्रेन पकड़ लो और जितना जल्दी हो सकता है आ जाओ और जितना सोना चाहिए उतना सोना ले जाइए। इस खत को लिखने के बाद वह डाकिया के माध्यम से उस खत को वहां पर भिजवा देते हैं और जैसे ये खत पहुंचता है मिस्टर श्यामलाल के पास, श्यामलाल बहुत ही खुश होता है, बहुत ही मोटिवेट होता है कि मेरा दोस्त खत में क्या लिखा होगा। बहुत दिन के बाद आज हालचाल मिला हुआ है और बहुत ही खुशी के साथ में मिस्टर श्यामलाल उस खत को खोलते हैं और जितना टाइम उस खत को खोलने में लगता है उससे कई गुना कम टाइम में उस खत को फाड़ कर फेंकने में लगता है। और श्यामलाल एक ही बात बोलते हैं कि दुनिया भर में मेरे दोस्त को एक हम ही मूर्ख बचे थे, भला किसी घर में सोना निकलेगा तो मुझे क्यों बताएगा। और मिस्टर श्यामलाल यहाँ पर नहीं आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर गलती किसकी होती है, मिस्टर रामलाल की या श्यामलाल की? दोस्तों यहाँ पर बात करिए तो गलती यहाँ पे शायद दोनों की होती है, क्योंकि मिस्टर जो रामलाल होता है वो अपना समझ के वो सीधा सीधा दे देता है और जो मिस्टर श्यामलाल होता है उसको अपने दोस्त पे भरोसा नहीं होता है। ऐसे कभी आपके भी साथ होता होगा। आप अपने काम को, अपने प्रोफेशन को जब आप कर रहे होते हैं, किसी को इनवाइट या किसी को ऑफर कर रहे होते हैं और अपना समझ के उसको पूरी सच्चाई बता देते हैं, ये काम है, इतना खर्चा लगेगा और महीने का इतना कमाओगे, और उसको भरोसा नहीं होता आप पर, उसको शक होता है। उसी प्रकार से दोस्तों बात की जाए, जो मिस्टर राम थे वो अपना समझ के कि तू मेरा दोस्त है और साफ साफ उन्होंने बता दिया था, लेकिन उनके जो दोस्त थे उनको भरोसा नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी खत में अगर मिस्टर रामलाल अगर ये लिखे होते कि मेरे प्रिय दोस्त श्यामलाल को मालूम कि मेरे घर पर मेरे बच्चे का जन्मदिन है और जब तक आप नहीं आएंगे केक नहीं कटेगा, क्या श्यामलाल आते कि नहीं आते? और जब श्यामलाल आते और उनको सोना दिखाया जाता या सोना दिया जाता तो लेते कि नहीं लेते? लेते दोस्तों। तो देना भी एक कला होता है। आइए इसी लाइन में मैं कुछ एग्जाम्पल और पेश करता हूं। साथियों, एक बिजनेसमैन होते हैं जिनके बिजनेस में कई महीनों से उनका नुकसान हो रहा होता है और इस नुकसान की वजह से वो बहुत ही डिप्रेशन में चले गए होते हैं और वो हताश उदास होकर एक गार्डन में बैठे होते हैं। तभी उसी रास्ते से एक बाबा होते हैं जो जा रहे होते हैं और उनका ध्यान पहुंचता है उस इंसान के पास। तो देखता है वो बाबा, देखते हैं कि वो इंसान बहुत ही परेशान दिखता है, बहुत ही निराश बैठा होता है। तो उनको रहा नहीं जाता है और वहां पे पूछ बैठते हैं कि बेटा आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? तो वो बिजनेसमैन बोलता है कि नहीं बाबा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाबा बोलते कि नहीं, आप बता सकते हैं, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तो बिजनेसमैन बताता है कि बाबा मेरा खुद का एक बिजनेस है, जिस बिजनेस में आज कई महीनों से मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो बाबा बोलते हैं कि बेटा एक काम आप करिए, आप कुछ पैसा गरीबों में दान करिए। इस बात को सुनने के बाद वो बिजनेसमैन बैंक में जाता है और 500 के नोट 50,000 निकालता है और निकालने के बाद एक चौराहे पे जाता है और सभी लोग को ऐसे बांटना चालू कर देता है। उसके नोट को कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता है। लोग को लगता है यार ये 500 के नोट लोग को नकली समझ में आता है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता है। और जो कुछ लोग लेते हैं वो ये सोच के लेते हैं कि नोट नकली है और मेरा जो बच्चा है छोटा घर पे इससे खेलेगा। और कुछ लोग तो साथियों उसी चौराहे में से कुछ लोग थाने में कंप्लेंट भी कर देते हैं और पुलिस आती है, ना तो उसे पूछती है ना तो चेक करती है और उसको बैठाती है और लेके चली जाती है थाने में और वहां पे बैठा कर इंक्वायरी करना चालू कर देती है कि आप आखिर ये क्यों कर रहे हैं, ये नोट आपको कहां से मिला, ये नकली नोट क्यों बांट रहे हैं? तब वो बिजनेसमैन बोलता है कि साहब ये नोट नकली नहीं है, एक बार कम से कम उस नोट को आप चेक तो कर लिए होते। और जब पुलिस वाला उस नोट को चेक करता है तो वो देखता है कि नोट जो होती है वाकई में असली होती है। तब वहां पे पुलिस वाला समझाता है कि भाई नोट तो नकली है, फिर बांट क्यों रहे हो आप? तब वो बिजनेसमैन समझाता है कि साहब मेरा खुद का एक बिजनेस है, जिस बिजनेस में कई महीनों से मेरा नुकसान हो रहा था। तो एक बाबा ने बोले थे कि कुछ पैसा आप गरीबों में दान करिए और मैं इस प्रकार से नोट को बांट रहा था। तो उस पुलिस वाले ने बोला कि बेटा ये इंडिया है, ये भारत है और भारत वालों को कोई बात सीधे तरीके से हजम नहीं होती है। अगर इस नोट को बांटना ही चाहते हो तो आप एक ऑटो करो और कुछ कुछ दूरी पे करते करते 500 के नोट गिराते चले जाओ और जब आप वापस आओगे तो एक भी नोट नजर नहीं आएगी। वो सज्जन इस बात को सुनने के बाद एक ऑटो करते हैं और सेम वो नोट कुछ दूरी पे गिराते चले जाते हैं
और जब उधर से वापस आते हैं तो एक भी नोट नजर आती नहीं है साथियों। सोचने वाली बात है। एक व्यक्ति होता है, एक मजदूर होता है जो डेली काम करता है, तो उसको एक दिन का मिलता है 300 से 400 रुपया। वो सुबह सुबह काम पे जा रहा होता है और जब वो काम पे जा रहा होता है उसको दिखाई देता है कि एक नोट गिरी है 500 की। वो नोट को उठाता नहीं है, सबसे पहले वह उस नोट को अपने पैर से दबाता है और पूरे चारों तरफ देखता है कि कोई दिख तो नहीं रहा है, और सीधा उस नोट को उठाने के बाद वो चेक भी नहीं करता है कि नोट नकली है या असली है, वो सीधा जेब में रखता है। और उसके मन में विचार आता है कि जब मैं डेली करता हूँ 8 घंटा तो मुझे मिलता है 300 और आज तो 500 मिल गया। उस दिन वो काम पे नहीं जाता है। सोचने वाली बात है। वही नोट असली जब लोग को सीधे तरीके से दिया जा रहा था तो लोग को डाउट हो रहा था, लोग को शक हो रहा था, और वही नोट हल्का से घुमा के दिया गया तो लोग ये भी भूल गए कि नोट नकली है कि असली है। तो दोस्तों, देने का भी एक कला होता है। ये दुनिया का दस्तूर है भाई, भारत का हमारे, कि जो दिखता है उस पर शक होता है और जो नहीं दिखता है उस पर भरोसा होता है। क्या आपने कभी सरसों के दाने में तेल देखा है? नहीं ना। बस भरोसा की मशीन में डालेंगे तो तेल निकलेगा। कभी माचिस के तिल्ली में आपने आग देखा है? नहीं ना। लेकिन भरोसा कि उसको हम फोकस से टच करेंगे तो निकलेगा। कभी आपने मंदिर में, मस्जिद में कभी खुदा को, भगवान को आपने देखा है? नहीं ना। लेकिन हमने भरोसा किया। ये दुनिया, ये समाज बोली कि बेटा आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, और हम मम्मी पापा बोलना चालू कर देते हैं। क्या हमने डीएनए चेक किया है? नहीं, हमने भरोसा किया। वाह रे दुनिया, क्या तेरा दस्तूर है। जो दिख रहा है उस पर शक है और जो नहीं दिख रहा है उस पर भरोसा है। आइए इसी लाइन में मैं आपको एक एग्जांपल और पेश करता हूं। दोस्तों, एक लेडीज होती है, बहुत ही पुअर फैमिली की रहने वाली होती है, बहुत ही गरीब भर की होती है। उसको पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और पैसे की वजह से वह एक हॉस्पिटल का पर्ची के माध्यम से वह प्रचार कर रही होती है। एक चौराहे पर वह पर्ची को बांट रही होती है। वह कई घंटों से वो पर्ची को बांट रही होती है। पहली बात तो उसकी पर्ची को कोई लेता नहीं है, और जो लेता है वो पूरे तरीके से उस पर्ची को देखता नहीं है, फेंक देता है। काफी टाइम से वो लेडीज परेशान थी और उसकी परेशानी को एक अंकल था जो काफी टाइम से देख रहा था। उसको जब नहीं रहा गया, वो आया और पूछा कि बेटी, मैं देख रहा हूं काफी समय से आप परेशान हैं। तो वो जो लेडीज थी उस बोली कि यस अंकल जी, मैं एक हॉस्पिटल का मैं प्रचार कर रही हूँ, बट कोई पर्ची लेने के लिए तैयारी नहीं हो रहा है। तो वो अंकल बोलता है कि बेटी, अगर आप चाहती हैं ना इस पर्ची को लोग लें और पूरे तरीके से उसको देखें, तो अपना तरीका आप चेंज करिए, क्योंकि ये भारत है और भारत वालों को कोई बात सीधे तरीके से हजम नहीं होती है। अगर आप चाहती हैं कि लोग पर्ची को लें तो तरीका चेंज करिए। सभी पर्ची को आप फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद जिसको भी दीजिए हल्का से चेहरे पे स्माइल करके दीजिए। वो लेडीज ठीक इसी प्रकार से करती है। दोस्तों, उसी चौराहे के बगल में एक डिग्री कॉलेज होता है और स्कूल की छुट्टी होती है, और हम जैसे में बहुत सारे लोग होते हैं और एक सज्जन होते हैं जिनकी उम्र 20 से 22 साल होती है। वो रेंजर साइकिल से आ रहे होते हैं और अचानक उनका ध्यान उस लेडीज के ऊपर जाता है और लेडीज को भी तलाश होती है कौन हमारी तरफ आता है। सज्जन पुरुष जब देखते हैं तो हाथ में देखते हैं कि एक हिस्सा भी होता है कागज का। उनको ये लगता है कि वाह खुदा, बहुत दिन के बाद तूने मेरा ध्यान दिया है, पहली मुलाकात में लेटर भी। और वो करीब आते हैं पास में, और वो लेडीज मुस्कुराते हुए, हंसते हुए उस पर्ची को थमा देती है। जिस रेंजर साइकिल की स्पीड 20 की थी, अब वो सज्जन उसकी स्पीड 50 की किए और वो एक ऐसे जगह पर चुनाव किए जहां पर कोई उनको डिस्टर्ब करने वाला न हो। कंफ्यूज थे उस पर्ची को कहां पर रखें। अपने पर्स से भी ज्यादा संभाल के उन्होंने उस पर्ची को रखा और एक एकांत जगह में गए कि यार क्या क्या मेरे बारे में लिखी होगी। और जैसे उस पर्ची को खोलते हैं, इतना आराम से खोलते हैं कि कहीं पर्ची फट न जाए। और खोलने के बाद पहले हेडिंग में लिखा रहता है डॉक्टर SSP। उनको लगता है कि मेरे बारे में कहीं नीचे लिखा होगा, तो नीचे लिखा रहता है कि यहाँ पे कटे पिटे एक्सीडेंट होने के बाद इलाज होता है और यहाँ पे सारी फैसिलिटी बहुत ही कम पैसे में दी जाती है। उनको लगता है कि मेरे बारे में कहीं पीछे लिखा होगा, तो पीछे लिखा रहता है डॉक्टर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, हॉस्पिटल का टाइम कि हॉस्पिटल खुलने का टाइम है सुबह 10 बजे और बंद होने का टाइम है रात 12 बजे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वही पर्ची जब आसानी तरीके से वो दे रही थी लेडीज, तो कोई तैयार नहीं था। हल्का से तरीका घुमाया तो लोगों ने पर्ची को लिया और पूरी तरीके से उसको लर्न किया। क्या लगता है अगर उसके आसपास में किसी का एक्सीडेंट होगा तो क्या लोग को बताएगा कि नहीं बताएगा? जहां पे फैसिलिटी अच्छा हो, पैसे कम लग रहे हो, यस नो?
तो दोस्तों ये है दुनिया, देने का जो कला होता है अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से आप जिस बिजनेस को आज शुरुआत किए हैं, आपका जो दोस्त है, जो आपका मित्र है, जो आपका रिलेशन का है, जो आपको मौका दिया है, वो आपको झूठ नहीं बोला, आपको घुमा के नहीं दिया। अगर वो बोला होता कि आइए यहाँ पे 50,000 मिलेगा, लाखों कमाएंगे, क्या आपको भरोसा होता? क्या इतना गोल्डन जो आज प्लेटफार्म पे आज आपको मौका मिला है, क्या आप यहाँ पे आज होते? नहीं होते। तो दोस्तों घुमाना, झूठ बोलना दो तरीके से होता है। एक घुमाने से किसी की जिंदगी बर्बाद होती है और एक घुमाने से किसी की जिंदगी बन जाती है। तो हम बनाने का काम करते हैं साथियों। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला भी स्टेप आपको समझ में आया होगा। आइए इसी लाइन में चलते हैं दोस्तों। जो अगला स्टेप है, चौथा, हमें किसी भी गेस्ट को अप्रोच करने से पहले गेस्ट के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। हाँ साथियों, ऐसा कई बार होता है, हम अपने गेस्ट को इस काम को ऑफर तो कर देते हैं, उसको काम के बारे में इनवाइट तो कर देते हैं, लेकिन उसके बारे में हमको जानकारी होता ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अप्रोच बेहतर हो और अच्छा रिस्पॉन्स आए, तो सबसे पहले आप किसी भी गेस्ट को अप्रोच करने से पहले उसके बारे में आप जानिए। जैसे में क्या जानना आपको है, उसकी उम्र क्या है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें हैं, वो काम क्या करता है ना। ये सारी जब जानकारी आपके पास में रहेगी तो आपको अप्रोच करना आसान हो जाएगा। आपको अप्रोच में करना क्या, समझिएगा बात को ध्यान से। अप्रोच का मतलब क्या होता है? सामने वाला प्रभावित होना चाहिए, सामने वाला आपकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। अप्रोच में दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो बाहर की दुनिया में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल फॉर आप सो कह सकते हैं कि जो मेहनत आप बाहर में कर रहे हैं उतना मेहनत वाला काम यहाँ पर नहीं है। जो इनकम आप वहां पे कर रहे हैं उससे बेहतर इनकम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको उस अप्रोच में कुछ चीजें डालना है जो बाहर में नहीं है। तो ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है और ये तब कर पाएंगे आप जब आपको उस गेस्ट के बारे में जानकारी होगा साथियों। वो काम क्या करता है, पैसे कितना कमाता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसके पास में डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें हैं। जब ये सारी चीज आपको पता रहेगा तो आपको अप्रोच करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी गेस्ट को अप्रोच करने से पहले उसके बारे में जानकारी लीजिए। अगली चीजें, जो पांचवा स्टेप है साथियों, वह ये है कि हमें किसी भी गेस्ट को अप्रोच करते समय गेस्ट के गार्जियन से बात कर लेनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है साथियों, और यही हम नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपने गेस्ट को अप्रोच करते समय अगर उसके गार्जियन से अगर हम 2 मिनट बात कर लें, हाँ अंकल जी, हाँ आंटी जी, नमस्ते, जहाँ पे आज मैं काम कर रहा हूँ, जो आपका ये बच्चा है, ये हमारा दोस्त है, हम साथ में पढ़ाई करते थे, इसने मेरे से बोला था कि कोई जिंदगी में काम अगर अच्छा मिलेगा तो मुझे बताना। तो आप लोग की दुआ से, आप लोग के आशीर्वाद से एक बहुत ही शानदार काम मुझे मिल गया है जो कभी मैंने सपने में नहीं सोचा था। ये काम है, इसमें ये खर्चे आते हैं, अगर आप कहिए तो मैं इसके बारे में बात करूं, काम हो जाएगा और बहुत ही बेहतर काम है। अगर घर वालों को आपने कन्विंस कर लिया, उनके माँ बाप गार्जियन को आपने संतुष्ट कर लिया, तो गेस्ट आपका क्लियर है। लेकिन हम करते क्या है अक्सर कि हम गेस्ट से बात कर लेते हैं और गेस्ट आपका तैयारी भी हो जाता है। पैसे की बात करते हैं, उसके लिए भी बोलता है कि मैं रेडी हूं, लेकिन जब बात आती है आने की तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। वो कई प्रकार का बहाना बनाता है कि जो कि मेरे पास व्यवस्था नहीं हो पाया, तो मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी दादी का डेथ हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ एक वजह होता है कि वो पैसे के बारे में अपने घर वालों को तब बताता है जब यहाँ पे उसको आना होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जब भी आप किसी गेस्ट को आप बात करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो उसके गार्जियन से आप जरूर बात करें। और गार्जियन से आप ये भी बोलें कि अंकल जी, आंटी जी, अगर समय अगर मिले तो आप अपने बच्चे के साथ में एक दिन के लिए जरूर समय निकाल के आइएगा, कि आपको भी मालूम चल सके कि आपका बच्चा कैसे काम में जा रहा है, वो कैसा जगह है, वहां पे कैसे लोग हैं। अगर ये सारी बातें अगर आप करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका गेस्ट कभी फेल नहीं होगा साथियों। आइए, जो अगला स्टेप है साथियों, वो स्टेप है कि हमें किसी भी गेस्ट को अप्रोच करते समय हमारे पास चेंजिंग होना चाहिए। जी हाँ, इस बिजनेस में आखिर में चेंजिंग का क्या तात्पर्य है दोस्तों? मैं बात करूं चेंजिंग का, तो चेंजिंग 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है एक्सटर्नल चेंजिंग, जिसको हम बोलते हैं बाहरी बदलाव, और दूसरा होता है इंटरनल चेंजिंग, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक बदलाव। इस बिजनेस में चेंजिंग बहुत जरूरी है।
क्योंकि दोस्तों बात की जाए, जब आप घर पे थे, अपने गांव में थे, जहां पर भी थे, वहां पर आपका क्या तरीका था पहनने का, क्या तरीका था रहने का, क्या तरीका था बात करने का। अगर आज आप शहर में आए हैं या आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर आपके अंदर में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सामने वाले को कैसे मालूम चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे पहले आप एक तौर तरीका सीखिए, कैसे बात किया जाता है, कैसे समाज के बीच में रहा जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसा ड्रेसिंग होना चाहिए। ये सब बहुत जरूरी है दोस्तों। इससे क्या होगा ना कि लोग प्रभावित होंगे। जो आप घर पे जींस पहना करते थे, कलरफुल टी शर्ट पहना करते थे, डैमेज वाला पैंट पहना करते थे, अगर उसी जगह पर उससे कम पैसे में अगर आप प्रोफेशनल पैंट, शर्ट, एक अच्छा सा शूज अगर आप पहन के चले गए ना उसी गांव में, अगर आपसे 10 लोग मिलें और आपसे अगर ये नहीं पूछे ना यार भाई करते क्या हो, कहीं कोई नौकरी लग गई क्या, कहीं कोई अच्छा काम पा गया क्या, आप देखिएगा। तो अपने आप को बदलने की भी जरूरत है साथियों। आपको आप अपने तौर तरीका को भी बदलिए। जहां पे आप लोगों से तुम ताम करके बातें करते थे, अबे उबे करके बातें करते थे, आप अपने तौर तरीका को चेंज करिए। आप सबका, भाई साहब का, लोग को ना कंफ्यूजन होगा कि यार ये कौन बंदा है जो कभी गाली के साथ बात करता था, आज वो माँ बाप के बारे में पूछ रहा है कि लोग कैसे हैं, आज हमें आप करके बात कर रहा है। लोग को यकीन हो जाएगा ये इंसान जिंदगी में कहीं अच्छे जगह पे चला गया है, अच्छे संगत में चला गया है, कोई अच्छा काम कर रहा है। तो आप अपने आप में एक बदलाव करिए, एक चेंजिंग लाइए। और चेंजिंग दोनों होना चाहिए। सिर्फ अच्छा पहन लेने से, अच्छे से बाहर की चीज़ें सही कर लेने से भी नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आंतरिक भी और बाहरी भी। तो ये रहा दोस्तों मेरा कुछ सुझाव जो मुझे लगा है कि आप सभी साथियों के बीच में मुझे इस प्रकार का एक वीडियो लाना चाहिए। और मेरा एक छोटा सा प्रयास ये था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा और आपको काम करने में मदद मिलेगा। और दोस्तों इसका जो दूसरा पार्ट है बहुत ही जल्द आपके बीच में लेकर आऊँगा। बाकी यही के लिए आप सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।